हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोर्सेस में स्वागत है। और ये समाजशास्त्र की कॉम्पिटिटिव सीरीज है और इसमें हम लोग जो यूजीसी नेट में जो 26 थिंकर्स हैं उन्हीं की कड़ी में हम लोग आज हेरोल्ड गारफिंकेल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ऑलरेडी हम लोग इससे पिछले लेक्चर में अल्फ्रेड शुर्च के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग हेरोल्ड गारफिंकेल के जीवनी के बारे में समझेंगे, इनके कुछ विचारों के बारे में समझेंगे, इन्होंने आखिर में समाजशास्त्र में क्या योगदान दिया है इसके बारे में समझेंगे, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक आखिर में कौन सी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने भी हेराल्ड गारफिंकेल के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो मुझे लगता है कि जो भी कंटेंट आप लोग पढ़े होंगे वो तो उसमें से रहेगा ही कुछ कुछ, उससे भी बहुत कुछ अलग कंटेंट आप लोगों को यहाँ मिलने वाला है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे कंटेंट लिया है वो मैंने विकिपीडिया से लिया है। आप लोग वहाँ से चाहिए तो जाके एक बार खुद से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये हेराल्ड गारफिंकेल हैं और इनकी अगर हम जीवन लाइन या जीवन काल या टाइम लाइन की बात करें तो ये इनका 29 अक्टूबर 1917 में जन्म हुआ था और 21 अप्रैल 2011 में इनकी मृत्यु हो गई थी। यह एक अमेरिकी समाजशास्त्री और नृवंश विज्ञानी थे जिन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में पढ़ाया था। समाजशास्त्र में जांच के एक क्षेत्र के रूप में नृवंश विज्ञान, इसी को एथनोमेथोडोलॉजी बोलते हैं या घटना क्रिया विज्ञान भी बोलते हैं, को विकसित और स्थापित करने के बाद उन्हें संभवतः लेखों के संग्रह स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी जो कि 1967 में प्रकाशित हुई थी इसके लिए जाना जाता है। यहाँ पे एक फैक्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है कि अगर हेराल्ड गारफिंकेल की पुस्तकों की बात करें तो उनकी सिर्फ एक पुस्तक ऐसी है, स्टडीज़ इन एथनोमेथोडोलॉजी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और विभिन्न परीक्षाओं में ये पुस्तक पूछ दी जाती है। तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। अप्रकाशित सामग्रियों के चयन को बाद में 2 खंडों में प्रकाशित किया गया था और इसमें पहला जो पार्ट है वो है सीइंग सोशियोलॉजिकली एंड दूसरा पार्ट है एथनोमेथोडोलॉजी। तो यहाँ पे आप लोगों को ये दूसरा फैक्ट मिल रहा है। यहाँ पे एक और फैक्ट आप लोगों का ये था कि हेराल्ड गारफिंकेल जो है वो अमेरिकी समाजशास्त्री हैं, तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। तो यहीं पे आप लोगों को 2-3 फैक्ट्स मिल चुका है लाइन में। अब इनके अगर हम लोग जीवनी की बात करें तो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर में हेराल्ड गारफिंकेल की जीवन कैसे रही है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा उसका समय बीता रहता है, किस परिवेश में बीता रहता है, उसी पे डिपेंड करता है, उसी पे निर्भर करता है। तो हम लोग इनकी जीवनी के बारे में भी समझ लेते हैं। हेराल्ड गारफिंकेल का जन्म 29 अक्टूबर 1917 को नेवार्क न्यू जर्सी में हुआ था, जहां उनका पालन पोषण एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता जो एक फर्नीचर व्यापारी थे को उम्मीद थी कि उनका बेटा पारिवारिक व्यवसाय में उनका अनुसरण करेगा, लेकिन जब उन्होंने अपने पिता के साथ काम किया तो गारफिंकेल ने लेखांकन का अध्ययन करने के लिए न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में दाखिला ले लिए थे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो जो पिता का सपना था उससे अलग हेराल्ड गारफिंकेल अपनी कुछ अलग ही सपने बुन रहे थे। और न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम मुख्य रूप से कोलंबिया के स्नातक छात्रों द्वारा पढ़ाए जाते थे। जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी थी वहाँ के जो स्नातक के छात्र थे उनके द्वारा न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय में पढ़ाने का काम किया जाता था, तो जिनके सैद्धांतिक दृष्टिकोण ने बाद में गारफिंकेल का मार्गदर्शन किया था। स्नातक स्तर की पढ़ाई के बाद गर्मियों में गारफिंकेल ने कार्नेलिया जॉर्जिया में एक क्विकर कार्य शिविर में स्वेच्छा से काम किया था, जहां उन्होंने विविध पृष्ठभूमि के छात्रों के साथ किया जिन्होंने विभिन्न प्रकार के रुचियों का प्रदर्शन किया, जिससे बाद में समाजशास्त्र को करियर के रूप में लेने के उनके निर्णय पर
काफ़ी कुछ प्रभाव पड़ा था। जॉर्जिया में स्वयं सेवा के दौरान, अर्थात इन्होंने अपने इच्छा से इन्होंने सर्विस दी थी, गारफिंकेल ने उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र कार्यक्रम के बारे में सीखा। यह कार्यक्रम विशेष रूप से सार्वजनिक कार्य परियोजनाओं पर केंद्रित था, जिस पर गारफिंकेल काम कर रहे थे। हावर्ड डब्ल्यू ओडम की देखरेख में अंतरजातीय हत्या पर अपनी थीसिस लिखने के बाद, यहाँ पे आप लोगों को कुछ फैक्ट्स मिल रहे हैं जो कि आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर ये आ जाए एग्जाम में कि अंतरजातीय हत्या पे किसने काम किया है, तो ये जो है हावर्ड डब्ल्यू ओडम की देखरेख में, उनके संरक्षण में इन्होंने हेराल्ड गारफिंकेल ने काम किया था और उसी पे इन्होंने अपनी थीसिस लिखी थी। इसके बाद गारफिंकेल ने 1942 में चैपल हिल में उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में अपनी मास्टर डिग्री पूरी की थी। गारफिंकेल ने एक लघु कहानी भी लिखी थी, कलर ट्रबल। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगर एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि कलर ट्रबल किस विचारक से जुड़ा हुआ है, तो ये हेराल्ड गारफिंकेल से जुड़ा हुआ है, जो पहली बार 1940 में अपॉर्चुनिटी पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ये भी आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोगों को याद रखना है। और इसमें वर्जीनिया के आखिर में, इस कहानी में, जो ये लघु कहानी इन्होंने लिखी थी, इस कहानी में आखिर में था क्या, तो इसमें वर्जीनिया में बस में यात्रा कर रही अलग अलग जो काली महिलाएं होती थी, उनके उत्पीड़न पर चर्चा की गई थी। उनकी लघु कहानी नागरिक अधिकार वकील और कार्यकर्ता पाउली मरे और उनकी गृहिणी एडेलिन मैकबीन के वाशिंगटन डीसी से उत्तरी कैरोलिना के डरहम में मरे के बचपन के घर की यात्रा के दौरान हुए वास्तविक अनुभव पर आधारित थी। तो ये जो लघु कथा है वो इसी पे आधारित है। पाउली मरे और उनकी जो गृहिणी थी, या ये बोल सकते हैं कि वाइफ थी, वो जो थी, तो उनकी एडलिन मैकबीन उनका नाम था। तो उनका जो बचपन का कुछ जो भी इंसिडेंट्स हैं, उन्हीं पे, ये वास्तविक घटना पे आधारित ये कहानी है, कलर ट्रबल। तो कलर ट्रबल से ही आप लोग, ये अगर सिर्फ इतना बस याद रखेंगे कि इसमें जो वर्जीनिया में बस में यात्रा करती थी महिलाएं, जो काली महिलाएं थी, ब्लैक जो महिलाएं थी, तो उनके साथ कौन कौन सी उत्पीड़न होती थी, उसी पे ये बेस्ड है कहानी जो। तो इसी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा कलर ट्रबल। तो आप लोगों को इसमें अलग से कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। कलर ट्रबल जो है हेराल्ड गारफिंकेल के द्वारा लिखी गई एक लघु कहानी है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के साथ उन्हें आर्मी एयर कोर में शामिल किया गया और फ्लोरिडा के एक बेस पर प्रशिक्षक के रूप में काम किया इन्होंने। जैसे ही युद्ध प्रयास समाप्त हुआ, उन्हें गलपोर्ट मिसिसिपी में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उनकी मुलाकात अपनी पत्नी और आजीवन साथी आर्लीन स्टिनबैक से हुई। हेराल्ड का 21 अप्रैल 2011 को लॉस एंजल्स में अपने घर में हृदय गति रुकने के कारण इनका निधन हो गया था। तो ये तो इनकी लाइफ हिस्ट्री थी, या कहें जीवनी थी। अब अगर हार्वर्ड की बात करें, तो हार्वर्ड सामाजिक संबंध विभाग से इनके क्या आखिर में कुछ फैक्ट्स हैं, उसको हम लोग देखेंगे। तो युद्ध के बाद गारफिंकेल हार्वर्ड में अध्ययन करने चले गए और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में नवगठित सामाजिक संबंध विभाग में टालकट पार्सन से उनकी मुलाकात होती है। तो इसलिए जो हार्वर्ड का सामाजिक संबंध विभाग है, वो हेराल्ड गारफिंकेल के नाम से जुड़ के महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहीं पे ये टालकट पार्सन से मिलते हैं। जबकि पार्सन्स ने अमूर्त श्रेणियों और सामान्यीकरणों का अध्ययन किया और उन पर जोर दिया, गारफिंकेल का काम विस्तृत विवरण पर अधिक केंद्रित था। गारफिंकेल को पार्सन्स के अन्य छात्रों और सहकर्मियों से अलग करने वाली बात अनुभवजन्य अध्ययन के प्रति उनकी अत्यधिक
प्रतिबद्धता थी। जैसे कि हम सभी को पता है कि जो हमारा जो घटना क्रिया विज्ञान है, इसमें हम बिल्कुल उस चीज़ को समझना चाहते हैं, जो घटनाएं घटती हैं कैसे घटती हैं उसको बिल्कुल हम अनुभव करना चाहते हैं। तो यही जो पार्सन्स के अन्य ये बोलेंगे छात्र थे या विद्यार्थी थे, उनसे गारफिंकेल को अलग करता था। उदाहरण के लिए यह पूछने के बजाय कि पारिवारिक संरचनाओं को बनाए रखने के लिए किस प्रकार के मानक नेटवर्क आवश्यक हैं, गारफिंकेल अधिक संभावना से पूछेंगे कि कौन सा मानक नेटवर्क है, क्या कोई मानक नेटवर्क है। तो इस तरीके से पूछना, हमें ये जानने की ज़रूरत है कि क्या रियल में कोई मानक नेटवर्क है, आखिर में है तो वो कौन सा है। तो इस प्रकार से गारफिंकेल के जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार के प्रश्न से अलग होते हैं कि पारिवारिक संरचनाओं को बनाए रखने के लिए किस प्रकार के मानक नेटवर्क आवश्यक होते हैं, ये जानना जरूरी नहीं है, बल्कि जानना ये जरूरी है कि क्या ऐसा कोई मानक नेटवर्क होता है, क्या अगर होता है तो कैसा होता है या कौन सा है। जबकि गारफिंकेल ने हार्वर्ड में अपनी डिग्री हासिल करना जारी रखा, समाजशास्त्री विल्बर्ट ए मूर, आप लोगों को ये नाम पता है, ने गारफिंकेल को प्रिंसटन विश्वविद्यालय में संगठनात्मक व्यवहार परियोजना पर काम करने के लिए आमंत्रित किया। गारफिंकेल ने 2 साल तक प्रिंसटन विश्वविद्यालय में पढ़ाया। उन्हें व्यवहार, सूचनात्मक और सामाजिक विज्ञान में उस समय के कुछ सबसे प्रमुख विद्वानों के संपर्क में लाया। किसने? विल्बर्ट ई मूर ने, जिनमें कौन है? ग्रेगरी बेटसन है, केनेथ बर्क हैं, पॉल लाजर्सफील्ड, फ्रेडरिक मोस्टेलर, फिलिप सेल्जनिक, हर्बर्ट ए साइमन और जॉन वान न्यूमैन। गारफिंकेल ने 1952 में अपना शोध प्रबंध, जो इनका शोध प्रबंध था, उसका इन्होंने आखिर में क्या नाम था, उसका शीर्षक क्या था? द परसेप्शन ऑफ द अदर, स्टडी इन सोशल ऑर्डर। ये आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। किसका जो शोध प्रबंध का टॉपिक था वो द परसेप्शन ऑफ अदर, स्टडी इन सोशल ऑर्डर है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये हेराल्ड गारफिंकेल का है। हार्वर्ड से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद गारफिंकेल को 1954 में अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की बैठक में बात करने के लिए कहा गया और उन्हें एथनोमेटोलॉजी शब्द बनाया था। तो ये हेराल्ड गारफिंकेल से रिलेटेड है, आप सभी को पता है, एथनोमेटोलॉजी शब्द को गढ़ने का काम इन्होंने किया है। इसके अलावा वह शिकागो विश्वविद्यालय में अमेरिकन जूरी प्रोजेक्ट के लिए टेप रिकॉर्डिंग और साक्षात्कार जूरी सदस्यों को सुनने के लिए अन्य लोगों के साथ काम कर रहे थे, जिसका नेतृत्व जो है वो फ्रेड स्टाइडटबेक ने किया, जिसने निवंश विज्ञान में उनके शोध के जो कार्य थे उसको आगे बढ़ाया था। निवंश विज्ञान उनके अध्ययन का मुख्य केंद्र बिंदु बन गया। यह रोज़मर्रा के, आखिर में निवंश विज्ञान होता क्या है, या इसे एथनोमेटोलॉजी कहते हैं या घटना क्रिया विज्ञान कहते हैं, तो आखिर में ये होता क्या है? तो यह रोज़मर्रा की जिंदगी की संगठित कलात्मक प्रथाओं की आकस्मिक चल रही उपलब्धियों के रूप में अनुक्रमिक अभिव्यक्तियों और अन्य व्यवहारिक कार्यों के तर्क संगत गुणों की जांच है। तो ये एथनोमेटोलॉजी है, मेनली जो ये देखने की कोशिश करती है कि आखिर में जो हमें समाज में संरचना दिख रही है, जो पैटर्न दिख रहे हैं, लोग किस प्रकार से डेली काम करते हैं और एक ही रूटीन में काम करते हैं, तो आखिर में ये चीज़ कैसे बधी हुई है, लोग किस प्रकार से अपने डेली का जो कार्य है वो एक ही पैटर्न में करते रहते हैं, सबका एक ही तरीके से बना हुआ फिक्स संरचना है, तो आखिर में ये कैसे होता है, इसी को समझने का काम एथनोमेटोलॉजी करता है। 1954 में वह UCLA में समाजशास्त्र संकाय में शामिल हो गए। 1963-64 की अवधि के दौरान उन्होंने आत्महत्या के वैज्ञानिक अध्ययन केंद्र में रिसर्च फेलो के रूप में कार्य किया। गारफिंकेल ने 1975 से 76 जो स्कूल वर्ष रहा है, सेंटर फॉर एडवांस स्टडी इन द बिहेवियरल साइंसेस में बिताया और
1979 से 80 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में ये विजिटिंग फेलो थे। तो ये इनके कुछ अचीवमेंट हैं, और भी हैं कुछ, जो कि 1995 में इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की ओर से कूली मीड अवार्ड, कूली मीड, यहाँ पे आप लोग हिंदी में कूली लिखा है, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं ये बात हो रही है CH कूले की हो रही है और GH मीड की हो रही है। तो कूले मीड अवार्ड इनको दिया गया था। उन्हें 1996 में नॉटिंघम विश्वविद्यालय में मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी दी गई थी। वह आधिकारिक तौर पर 1987 में UCLA में से सेवानिवृत्त हुए। हालांकि 21 अप्रैल 2011 को अपनी मृत्यु तक वह एमेरिटस प्रोफेसर के रूप में बने रहे। तो ये इनके अपने जो लाइफ में कुछ अचीवमेंट थे जिसको इन्होंने अचीव किया था, प्राप्त किया था। अब अगर बात करें कि हेराल्ड गारफिंकेल पे किसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है, इसको भी बहुत ही डिटेल में विकिपीडिया बताया गया है। इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था के अध्ययन से गारफिंकेल बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रभाव हमें टालकट पार्सन्स का देखने को मिलता है। पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था की समस्या का समाधान पेश करने की कोशिश की थी। तो हम सभी को पता है कि इन्होंने सोशल सिस्टम नाम की इनकी बुक ही है। तो ये टालकट पार्सन्स ने सामाजिक व्यवस्था आखिर में क्या इसमें किस प्रकार की अगर कोई समस्याएं जो हमें दिखती हैं तो उसमें किस प्रकार के समाधान किए जा सकते हैं, या सोशल सिस्टम किस प्रकार से बैलेंस्ड कंडीशन में रह सकता है, तो इसके लिए इन्होंने काफ़ी कुछ काम किया है। यानी हम समाज को जो व्यवस्था देखते हैं या उसका हिसाब कैसे दें, जो व्यवस्था हमें दिख रही है कि ये इस तरीके से समाज व्यवस्थित रूप में हमें दिख रहा है, तो आखिर में इसके पीछे क्या कारण है, इसको हम कैसे देख सकते हैं। और ऐसा करते हुए समाजशास्त्र में अनुसंधान के लिए एक अनुशासनात्मक आधार प्रदान करते हैं टालकट पार्सन्स। पहले के सामाजिक सिद्धांतकारों की बात करें यदि, तो मार्शल, पेरेटो, डर्कहेम, यहाँ पे डर्कहेम करके लिखा गया है, जो कि हम लोग हिंदी में दुर्खीम बोलते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। 1 मिनट। ये बात होती है दुर्खीम की। और मैक्स वेबर आप सभी को पता है कि काम पर चित्रण करते हुए पार्सन्स ने कहा है कि सभी सामाजिक क्रियाओं को एक एक्शन फ्रेम के संदर्भ में समझा जा सकता है, जिसमें निश्चित संख्या में तत्व, एक एजेंट, एक लक्ष्य या इच्छित शामिल होते हैं। तो इन्होंने डुअलिटी का जो एक बताया है कि हाँ, इसमें एक एजेंट भी होता है और एक लक्ष्य भी होता है। तो दोनों एक साथ हमें दिखते हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या समाज जो है वो कम महत्वपूर्ण है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। दोनों की उतनी ही ज़्यादा महत्ता है। ये बात टालकट पार्सन्स ने की है। तो अंत में वे परिस्थितियां जिनके कार्य घटित होते हैं और इसका प्रामाणिक अभिविन्यास होता है। एजेंट संभावित लक्ष्यों, इन लक्ष्यों के लिए वैकल्पिक साधनों और नियामक बाधाओं के बीच में चुनाव करते हैं, जिन्हें ऑपरेटिव के रूप में देखा जा सकता है। तो जो एजेंट होते हैं, अर्थात जो व्यक्ति होता है, वो खुद डिसाइड करता है कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। पार्सन्स के अनुसार वे खुद को वैज्ञानिक के रूप में आचरण करते हैं, जिसका ज्ञान की उसकी कार्रवाई का प्रमुख निर्धारक है। इस दृष्टिकोण से आदेश ऊपर से नहीं लगाया जाता है, बल्कि कर्ता द्वारा चुने गए तर्क संगत विकल्पों से उत्पन्न होता है। तो जैसा कि अगर हम बात करें एमिल दुर्खीम की, तो उन्होंने समाज को सर्वोपरि रखा है, लेकिन यहाँ पे टालकट पार्सन्स कहते हैं कि जो व्यक्ति है वो खुद डिसाइड करता है, ना कि समाज उस पर थोपता है कि नहीं तुम्हें सिर्फ ऐसे ही करना है। पार्सन्स ने यह समझने के लिए एक सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करने की कोशिश की कि इन विकल्पों के माध्यम से सामाजिक व्यवस्था कैसे पूरी की जाती है, जो सोशल सिस्टम है आखिर में कैसे बनता है या अस्तित्व में रहता है। नृवंश विज्ञान को पार्सन्स द्वारा अनुशंसित औपचारिक विश्लेषण का स्थान लेने के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। गारफिंकेल ने निर्धारित किया कि दोनों कार्यक्रम अलग अलग और अपरिहार्य रूप से
संबंधित हैं। दोनों ही सामाजिक जीवन का विवरण देना चाहते हैं, चाहे वो टालकट पार्सन्स की थ्योरी थी या फिर हेराल्ड गारफिंकेल की। ये दोनों के दोनों जो हैं वो सामाजिक जीवन का विवरण देना चाहते थे, लेकिन अलग अलग तरह के सवाल पूछते हैं और बिल्कुल अलग अलग तरह के दावे भी करते हैं। औपचारिक कार्यक्रम के अंतर्गत काम करने वाले समाजशास्त्री प्राकृतिक विज्ञानों में किए गए दायरे के समान वस्तुनिष्ठ अर्थात गैर सूचकांकीय दावे प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो जो अगर हम पहले के विचारकों की बात करें, जिसमें कि अगर एमिल डर्कहाइम की बात करें, जिन्होंने समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिक विषय के रूप में देखा, उन्होंने कहा कि हम जो भी समाज का परीक्षण निरीक्षण करेंगे वो वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। हम समाज को एक वस्तु की तरह समझेंगे और फिर उसका तब जाके हम उसमें व्यक्ति को हम कहीं इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, बल्कि जो समाज का स्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे और उसके अनुसार हम समाज को समझने की कोशिश करेंगे। ऐसा करने के लिए उन्हें सैद्धांतिक निर्माणों को नियोजित करना होगा जो सामाजिक दुनिया के आकार को पूर्व निर्धारित पहले से ही निर्धारित करते हैं। पार्सन्स और पहले और बाद के अन्य सामाजिक सिद्धांतकारों के विपरीत गारफिंकेल का लक्ष्य एक और व्याख्यात्मक प्रणाली को स्पष्ट करना नहीं था। उन्होंने समाजशास्त्रीय सिद्धांत के सभी रूपों के प्रति उदासीनता व्यक्त की है। तो जो भी उसके पहले के समाजशास्त्रीय सिद्धांत रहे उसके प्रति हेराल्ड गारफिंकेल जो है वो उदासीन ही रहे। सामाजिक व्यवहार को सैद्धांतिक चश्मे से देखने के बजाय गारफिंकेल ने सीधे सामाजिक दुनिया का पता लगाने और इसे ऑटोचथोनस कामकाज का विस्तृत विवरण देने का प्रयास किया। अर्थात वो ये सोचना चाह रहे थे कि अगर हमें देखना ही है, अध्ययन करना है, तो हम क्यों नहीं सीधे फील्ड में उतरें, हम देखें कि आखिर में समाज कैसे बना हुआ है, किस तरीके का उसका स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो हम सीधे सामाजिक जो भी दुनिया है हम उसमें जाके और उसका पता लगाएं। दुर्खिम ने प्रसिद्ध रूप से कहा है कि सामाजिक तथ्यों की वस्तुनिष्ठ वास्तविकता समाजशास्त्र का मूल सिद्धांत है। तो यहाँ पे जो दुर्खिम का कथन है उसमें ये सामाजिक तथ्यों को, जो भी सोशल फैक्ट्स हैं, इनको इन्होंने वस्तुनिष्ठ तरीके से समझने की कोशिश की है। वहीं पे गारफिंकेल ने सिद्धांत के स्थान पर घटना को प्रतिस्थापित किया है, जो समाजशास्त्रीय जांच के लिए एक अलग दृष्टिकोण का संकेत देता है। समाजशास्त्र का कार्य, जैसा कि उन्होंने इसकी कल्पना की है, इस बात की जांच करना है कि दुर्खिम के सामाजिक तथ्यों को कैसे अस्तित्व में लाया गया है। आखिर में जो ये दुर्खिम के सोशल फैक्ट्स जो हैं, आखिर में वो कैसे अस्तित्व में आते हैं। परिणाम स्वरूप समाजशास्त्रीय जांच का एक वैकल्पिक, असम्मित और असंगत कार्यक्रम है। तो जो समाजशास्त्रीय जांच है इसको ये मानते हैं कि ये जो है एक वैकल्पिक, असम्मित और असंगत कार्यक्रम है। एक यूरोपीय विद्वान और गारफिंकेल के परिचित अल्फ्रेड शुट्ज, इन विचारक के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये गारफिंकेल की से परिचित थे, ने युवा समाजशास्त्री को सामाजिक सिद्धांत, मनोविज्ञान और घटना विज्ञान के एक नए उभरते विचारों से परिचित कराया। शुट्ज पार्सन्स की तरह सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए एक मजबूत आधार स्थापित करने के लिए चिंतित थे। हालांकि उन्होंने पार्सन्स धारणा पर आपत्ति जताई है कि समाज में कलाकार हमेशा तर्क संगत व्यवहार करते हैं। तो ये इस बात से ये जो अल्फ्रेड शुट्ज थे वो सहमत नहीं थे। शुट्ज ने प्राकृतिक दृष्टिकोण में तर्क और वैज्ञानिक तर्क के बीच अंतर किया है। तो इन्होंने कहा कि जो प्राकृतिक दृष्टिकोण हमें दिखता है इसमें तर्क और वैज्ञानिक तर्क जो होता है, इन दोनों में बहुत ही अंतर होता है। वैज्ञानिकों का तर्क रोजमर्रा के सामान्य ज्ञान पर आधारित होता है। तो जो वैज्ञानिकों का तर्क होता है वो रोजमर्रा के सामान्य ज्ञान पर आधारित होता है, लेकिन इसके अलावा तर्क संगतता के सिद्धांत को भी नियोजित करता है। वैज्ञानिक तर्क उनके दावों और निष्कर्षों पर विशेष आवश्यकताएं लगाते हैं। उदाहरण के लिए औपचारिक तर्क के नियमों का अनुप्रयोग, वैचारिक स्पष्टता के मानक, स्थापित वैज्ञानिक तथ्यों के साथ संगतता। सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के लिए इसके दो महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। सबसे पहले, जैसा कि
पार्सन्स ने प्रस्तावित किया था, समाजशास्त्रियों के लिए दैनिक जीवन में मानवीय कार्यों को देखने के लिए वैज्ञानिक तर्क को एक लेंस के रूप में उपयोग करना अनुचित है, क्योंकि वे अलग प्रकार की तर्क संगतता है। तो यहाँ पे अल्फ्रेड शुट्ज जो हैं, और देखा जाए तो काफ़ी कुछ विचार मिलते हैं हेराल्ड गारफिंकेल के भी। तो जिस प्रकार से पार्सन्स ने एक वैज्ञानिक तर्क की बात की, तो इन लोगों का मानना ऐसा था कि जो मानवीय जो जीवन है, इनमें जो कार्य हमें देखने को मिलते हैं, इसमें हम वैज्ञानिक तर्क के लेंस से उसको नहीं देख सकते हैं। ये हमारे लिए एक अलग प्रकार की तर्कसंगतता की ज़रूरत है यहाँ पे, क्योंकि हम जो वैज्ञानिक तर्क के हिसाब से हम देखेंगे तो वो अनुचित होगा। दूसरी ओर विज्ञान के दावों और सामान्य ज्ञान की समझ के बीच परंपरागत रूप से माना जाने वाला असंतोष भंग हो गया है, क्योंकि वैज्ञानिक अवलोकन तर्कसंगतता के दोनों रूपों को नियोजित करते हैं। यह सामाजिक विज्ञान में शोधकर्ताओं के लिए एक झंडा उठाता है, क्योंकि ये विषय मूल रूप से उन साझा समझ के अध्ययन में लगे हुए हैं जो समाज के दिन प्रतिदिन के कामकाज को रेखांकित करती है। यदि हमारा वैचारिक तंत्र सामान्य ज्ञान की श्रेणियों और तर्कसंगतताओं से निराशाजनक रूप से दूषित है, तो हम रोजमर्रा के तर्क के बारे में अलग वस्तुनिष्ठ दावे कैसे कर सकते हैं। तो ये बहुत ही एक कॉमन सी बात है कि प्रत्येक व्यक्ति जो होता है, अगर साइंस की बात करें, हम वैज्ञानिक तर्क की बात करें, तो वैज्ञानिक तर्क जो होता है, जो हमारे डेली के हम देखते हैं, उसी से जो फैक्ट्स निकल के आते हैं, उसी पे वैज्ञानिक तर्क का आधार बनता है। लेकिन अगर हम मानवीय क्रियाविधि की बात करें, मनुष्यों के व्यवहारों की बात करें, प्रत्येक मनुष्य का व्यवहार अलग होता है, तो यहाँ पे हम वैज्ञानिक तर्क लगा ही नहीं सकते हैं। तो ये जो है, ये तो ऐसे ही बिल्कुल एक बोलेंगे कि उस सांचे में फिट ही नहीं हो पाता है वैज्ञानिक तर्क के। नृवंश विज्ञान की जड़ें आखिर में कहाँ पे है, इसको हेराल्ड गारफिंकेल समझाने की कोशिश करते हैं। गारफिंकेल की नृवंश विज्ञान की अवधारणा 1945 में शिकागो के एक मामले के बाद जूरी चर्चा का विश्लेषण करने के उनके प्रयास में से शुरू हुई थी। गारफिंकेल यह समझने का प्रयास कर रहे थे कि जूरी सदस्यों को जूरी सदस्यों के रूप में कैसे कार्य करना है। आखिर में जो जूरी सदस्य हैं, तो वो जूरी सदस्य के रूप में कैसे कार्य करते हैं। जूरी सदस्यों के कार्यों को समझने का प्रयास करने के बाद गारफिंकेल ने एथनोमेटोलॉजी शब्द का उपयोग यह वर्णन करने के तरीके के रूप में किया कि लोग जिस समाज में रहते हैं, उसे समझने के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एथनोमेटोलॉजी को समझने के लिए कि लोग जिस समाज में रहते हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, उसे आखिर में समझने के लिए, उसी समाज को हमें समझना है, तो विभिन्न तरीकों का उपयोग कैसे करते हैं। हम सेम समाज को, एक ही समाज को मैं किसी और तरीके से देखूंगी, आप किसी और तरीके से देखेंगे, हमारी जो माता पिता होंगे वो किसी और तरीके से देखेंगे, या फिर हमारे जो बच्चे होंगे वो किसी और तरीके से देखेंगे। तो इस प्रकार से सबका अपना देखने का तरीका होता है, इसलिए बहुत ही सारे तरीके हो जाते हैं। गारफिंकेल ने एथनोमेटोलॉजी के अपने अध्ययन के माध्यम से देखा कि लोग जिस समाज में रहते हैं, उसे समझने के लिए जिन तरीकों का उपयोग करते हैं, वे लोगों के प्राकृतिक दृष्टिकोण में बहुत हद तक तय होते हैं। उनका मुख्य विचार यह था कि समाजशास्त्रीय लेंस के माध्यम से सोचते समय समाजशास्त्री किसी स्थिति को समझाने के लिए केवल बाहरी स्रोतों अर्थात सामाजिक तथ्यों के बारे में सोचेंगे, जब यह समझाने की कोशिश की जाएगी कि इसके भीतर क्या हो रहा है। आखिर में हम सामाजिक तथ्यों को तो ऊपर से देखते हैं, लेकिन आखिर में इसके भीतर क्या हो रहा है। जैसे कि एमिल डर्कहाइम की बात करें, तो उन्होंने कहा है कि आत्महत्या जो है वो एक सोशल फैक्ट है। तो लेकिन आखिर में आत्महत्या होने के पीछे कारण क्या है, उसके अंदर की जड़ क्या है, वो हमें समझना है, तब जाके हम आत्महत्या को सही से समझ पाएंगे। गारफिंकेल इस बिंदु का उपयोग इस बात पर जोर देने के लिए करते हैं कि नृवंश विज्ञान समाजशास्त्र और दुर्खीम की सोच से कितना भिन्न है। समाजशास्त्र में किसी स्थिति का वर्णन करने के लिए व्यक्ति के बजाय बाहरी स्रोतों जैसे संस्थानों का उपयोग करना अधिक आम है। तो इस प्रकार से गारफिंकेल जो है वो कहीं ना कहीं जो एमिल डर्कहाइम की विचार हैं उससे तो कम्प्लीटली असहमत हैं।
तर्कसंगतता की बात इन्होंने की है, तो आखिर में ये तर्कसंगतता हेराल्ड गारफिंकेल की तरफ से जो विचार आया है, आखिर में ये क्या है, इसको समझते हैं। पार्सोनियन कार्यक्रम की सूझ की आलोचना को स्वीकार करते हुए गारफिंकेल ने सामाजिक व्यवस्था की समस्या को संबोधित करने का एक और तरीका खोजने की मांग की। सामाजिक व्यवस्था उन्हीं तरीकों से उत्पन्न होती है जिनसे प्रतिभागी एक साथ आचरण करते हैं। उनकी बातचीत से किसी स्थिति का आभास उत्पन्न होता है। गारफिंकेल लिखते हैं कि किसी भी सामाजिक सेटिंग को अपने स्वयं के दिखावे के समझदार चरित्र के संबंध में या तो एक सामाजिक व्यवस्था के प्रतिनिधित्व या साक्ष्य के रूप में स्वसंगठित रूप में देखा जा सकता है। इसलिए सामाजिक जीवन की सुव्यवस्था समाज के सदस्यों के पल पल के काम के माध्यम से उत्पन्न होती है, कि लोग किस प्रकार से रोजमर्रा में डेली के अपने जीवन में किस प्रकार से काम करते हैं। और नृवंश विज्ञान का कार्य यह बताना है कि यह कार्य कैसे किया जाता है। यह कार्य होता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये कार्य कैसे होता है ये जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने लिखा, एक संगठित व्यवस्था के सदस्य तर्कसंगत यानी सुसंगत या सुसंगत या चुने हुए या योजनाबद्ध या प्रभावी या व्यवस्थित या जानकार चरित्र को तय करने, पहचानने, मनाने या स्पष्ट करने में लगातार लगे रहते हैं। उनकी गतिविधियों को ये कहते हैं कि जानना ज़्यादा ज़रूरी है, कि आखिर में डेली के रोज़मर्रा में इनकी गतिविधियाँ कैसे चल रही हैं। पहले निरीक्षण में यह पार्सन्स के प्रस्ताव से बहुत अलग नहीं लग सकता है। हालांकि तर्कसंगतता पे उनके विचार सुसंगत नहीं है, अर्थात मैच नहीं करते हैं। गारफिंकेल के लिए समाज का चरित्र जो है वो तर्कसंगतता के किसी थोपे गए मानक से तय नहीं होता है, चाहे वह वैज्ञानिक हो या ना हो। सॉरी। गारफिंकेल के लिए तर्कसंगतता स्वयं एक स्थानीय उपलब्धि के रूप में उत्पन्न होती है, और उसी तरह जिस तरह से समाज के सदस्य अपनी पल पल की बातचीत को तैयार करते हैं। वह लिखते हैं, गतिविधि की व्याख्या के लिए तर्कसंगतता के गुणों को एक पद्धतिगत सिद्धांत के रूप में मानने के बजाय उन्हें केवल अनुभवजन्य समस्याग्रस्त सामग्री के रूप में माना जाना चाहिए। उनके पास डेटा की स्थिति होगी और उसका उसी की तरह हिसाब किताब करना होगा जैसे आचरण के अधिक परिचित गुणों का हिसाब किताब किया जाता है। जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो आप लोग ऐसा देखेंगे कि कोई भी आप में से भी कोई भी जब किसी से बात करता है, हम ऐसा नहीं कि हम हर बात करते हैं, हम वहाँ पे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग बात करते हैं। तो किस प्रकार से हम बात करते हैं और हम उसमें भी सोचते रहते हैं कि हमें कौन सी बात कहनी है, कौन सी नहीं कहनी है। उसी के अनुसार हम क्या बात कर रहे हैं, उसी के अनुसार हमारा जो आचरण होता है वो डिसाइड होता है। तो इस तरीके से जो आचरण है उसका अधिक परिचित गुणों का हिसाब किताब किया जाता है, जो हमारी डेली की क्रियाविधि होती है उसके द्वारा। अपनी पुस्तक स्टडीज़ इन एथनोमेट्रोलॉजी 1967 में अपने अध्याय वैज्ञानिक और सामान्य ज्ञान गतिविधियों के तर्कसंगत गुण, यहाँ पे ये एक चैप्टर है इस बुक में, इसमें गारफिंकेल चर्चा करते हैं कि लोगों के व्यवहार के तरीके के संबंध में तर्कसंगतता शब्द के विभिन्न अर्थ कैसे हैं। हम ऐसा देखेंगे कि मतलब कोई बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि क्या ये यहाँ पे बात करना सही है या नहीं है, अर्थात हम खुद तर्कसंगतता ढूंढते रहते हैं बात करने में कि हमें कौन सी बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, अगर ये कर रहे हैं तो हम क्यों कर रहे हैं। इस तरीके हमारे अंदर खुद तर्कसंगतता चलती रहती है। गारफिंकेल ने तर्कसंगतता के मुद्दों और शब्दों के विभिन्न अर्थों पर सूझ के पेपर का उल्लेख किया है। गारफिंकेल इनमें से प्रत्येक तर्कसंगतता और इसके परिणाम स्वरूप होने वाले व्यवहार पर चर्चा करते हैं, जो कि हमें लगभग 8 पॉइंट में दिखेगा। पहला पॉइंट ये है कि वर्गीकरण और तुलना। ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कुछ ये की टर्म्स आप लोगों को निकल के आएंगे इनमें। वर्गीकरण और तुलना। कभी कभी तर्कसंगतता इस तथ्य को संदर्भित करती है कि वह दो स्थितियों को उनकी तुलना के आधार पर खोजता है। तर्कसंगतता जो है, जैसे कि हमारे मन में ख्याल आता है, हम सोचते हैं किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन हमें मन में ही ये चीज़ चलती है कि हमें ये बात करनी चाहिए, ये बात नहीं करनी चाहिए। तो हम खुद अपने ही तर्कसंगतता ढूंढते हैं कि कौन सा ज़्यादा तर्कसंगत है बात करना इस समय में।
और कभी कभी ऐसा होता है कि मामलों को तुलनीय बनाने की अपनी चिंता से, तो कभी कभी ऐसे होते हैं, कुछ मैटर होते हैं उनको हम खुद तर्क संगत बनाने के लिए या तुलना करके हम तर्क संगत बना देते हैं, उनको खुद तुलना करते हैं पहले और फिर उसको हम तर्क संगत बना देते हैं। सहनीय त्रुटि की बात ये करते हैं, किसी व्यक्ति के लिए किसी अवलोकन और सिद्धांत के बीच फिट होने की अच्छाई की अलग अलग डिग्री की आवश्यकता होना संभव है, जिसके संदर्भ में वह अपने अवलोकन की भावना को डेटम के रूप में नाम देता है, मापता है, वर्णन करता है या फिर चाहता है। साधन की बात इन्होंने कहा है, साधन खोजें तो तर्क संगतता का उपयोग कभी कभी यह करने के लिए किया जाता है कि एक व्यक्ति प्रक्रिया के नियमों को समीक्षा करता है और अतीत में व्यवहारिक प्रभाव उत्पन्न करते थे जो अब वांछित हैं। तो जो हमारा कुछ पीछे जो पास्ट में कुछ घटनाएं होती हैं उससे हम आज का कंपेयर करके और फिर यहाँ पे भी हम देखते हैं। विकल्पों और परिणामों का विश्लेषण की बात है। अक्सर तर्कसंगतता शब्द का उपयोग इस तथ्य पर भी ध्यान आकर्षित करने के लिए किया जाता है कि किसी स्थिति का आकलन करने के लिए एक व्यक्ति उन परिवर्तनों का अनुमान लगाता है जो उसके कार्यों का उत्पादन करेंगे। तो जब हम कोई जैसे मान लेते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो ठीक है इस तरीके से नहीं हम उस तरीके से कर लेंगे, लेकिन ऐसे करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, और अगर हम दूसरे तरीके से काम करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। तो ये इसमें भी तर्कसंगतता हमें दिखती है। रणनीति की बात ये करते हैं कि पसंद के वास्तविक अवसर से पहले कोई व्यक्ति कार्रवाई के वैकल्पिक तरीकों के एक सेट को उन शर्तों को निर्दिष्ट कर सकता है जिनके तहत उनमें से किसी एक का पालन किया जाना है। समय की चिंता की बात करते हैं कि समय की चिंता में वह हद शामिल है जिसमें वह उन संभावित तरीकों के संबंध में स्थिति लेता है जिनमें घटनाएं अस्थायी रूप से घटित हो सकती हैं। तो उसके बारे में भी सोचता है कि इसमें कौन सी घटनाएं जो अस्थायी रूप से घटित होती हैं, हमेशा नहीं घटित होती हैं। पूर्वानुमेयता की बात होती है, अर्थात पहले से ही जो अनुमान लगाया जाता है वह कुछ अनुभवजन्य स्थिरांक का स्थापित करने के लिए इसके बारे में प्रारंभिक जानकारी प्राप्त कर सकता है, या वह इससे परिभाषित करने में उपयोग की जाने वाली संरचनाओं के तार्किक गुणों की जांच करके स्थिति को पूर्वानुमानित करने का या बनाने का प्रयास कर सकता है। प्रक्रिया के नियम की बात इन्होंने की है। कभी कभी तर्कसंगतता प्रक्रिया और अनुमान के नियमों को संदर्भित करती है जिसके आधार पर एक व्यक्ति अपने निर्णयों, अनुमानों, धारणाओं और विशेषताओं की शुद्धता का निर्णय लेता है कि क्या सही है क्या गलत है। विकल्प की बात इन्होंने की है। एक विकल्प कभी कभी यह तथ्य कि कोई व्यक्ति किसी विकल्प का प्रयोग करने की वास्तविक संभावना से अवगत होता है, और कभी कभी यह तथ्य वह चुनता है तर्कसंगतता के लिए लोकप्रिय अर्थ है। तो ये विकल्पों में भी हम तर्कसंगतता को देखते हैं। पसंद के आधार की बात करते हैं, जिन आधारों पर कोई व्यक्ति विकल्पों में से चुनाव करता है कि आखिर में कुछ जब पसंद रहेगा तभी तो हम उसे चुनेंगे। साथ ही जिन आधारों पर वह किसी विकल्प को वैध बनाने के लिए उपयोग करता है उन्हें अक्सर किसी कार्रवाई की तर्कसंगत विशेषताओं के रूप में इंगित किया जाता है। जैसे कि अगर हम ऑप्शन दे रहे हैं कि नहीं हमें ये एग्ज़ाम देना है तो और हम इसी को निकालेंगे, हम दूसरा एग्ज़ाम नहीं देंगे, तो मतलब वो इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि हमें ये पसंद है, हमें यही करना है, इसलिए हमें ये एग्ज़ाम देना है। औपचारिक तर्क के सिद्धांतों के साथ साथ साध्य साधन संबंधों की अनुकूलता की बात इन्होंने की है। एक व्यक्ति किसी समस्या के समाधान में कदमों की व्यवस्था के रूप में कार्रवाई के एक चिंतनशील पाठ्यक्रम को मान सकता है। शब्दार्थ स्पष्टता और विशिष्टता की बात करते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा किसी निर्माण की शब्दार्थ स्पष्टता को अधिकतम मूल्य वाले एक चर के रूप में मानने के प्रयास के संदर्भ में अक्सर दिया जाता है, जिसे किसी स्थिति की विश्वसनीय परिभाषा बनाने की समस्या को हल करने में एक आवश्यक कदम के रूप में अनुमानित किया जाना चाहिए। यहाँ पे और 2 पॉइंट हैं कि अस्पष्टता और विशिष्टता की बात की है इन्होंने अपने स्वयं के लिए। ये सारे जो 8 पॉइंट आप लोगों को देखने को मिले, ये सारे के सारे हेराल्ड गारफिंकेल ने अपनी पुस्तक में डिस्कस किया है, लेकिन ये पॉइंट्स आल्फ्रेड शुज के हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। शुज बताते हैं कि अस्पष्टता और विशिष्टता की चिंता उस विशिष्टता की चिंता हो सकती है जो व्यक्ति के उद्देश्यों के लिए
पर्याप्त है, क्योंकि जो उद्देश्य होते हैं हमारे तो वो विशिष्ट ही होते हैं। वैज्ञानिक के ज्ञान के साथ किसी स्थिति की परिभाषा की अनुकूलता की बात इन्होंने की है। एक व्यक्ति जिसे वह तथ्य के मामले मानता है उसे वैज्ञानिक निष्कर्षों के साथ उनकी अनुकूलता के संदर्भ में आलोचना की अनुमति दे सकता है। गारफिंकेल का कहना है कि अक्सर तर्कसंगतता का तात्पर्य जो है वो व्यक्ति की भावनाओं से है जो उसके आचरण के साथ होती है, जैसे कि उदाहरण के लिए स्नेहपूर्ण तटस्थता होती है, भावात्मक या अलग, उदासीन और अवैयक्तिक। हालांकि इस पेपर के सैद्धांतिक कार्यों के लिए तथ्य यह है कि कोई व्यक्ति ऐसी भावनाओं के साथ अपने वातावरण में भाग ले सकता है, यह दिलचस्प नहीं है। हालांकि यह दिलचस्प है कि एक व्यक्ति अपने पर्यावरण के बारे में अपनी भावनाओं का उपयोग उस चीज़ के समझदार चरित्र या किसी निष्कर्ष की वारंट की सिफारिश करने के लिए करता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो तर्क संगतता है उसका गारफिंकेल ने अपने तरीके से इसको डिफाइन करने की कोशिश की है। इन्होंने रिफ्लेक्सिविटी की भी बात की है, इसको हम लोग देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या होता है? सदस्य कार्यवाही को आकार देता है या संदर्भ से संबंध चाहते हैं, जबकि संदर्भ को लगातार कार्यवाही के माध्यम से फिर से परिभाषित किया जाता है या किया जा रहा है। इसको सिंपल तरीके से हम लोग ये समझते हैं, रिफ्लेक्सिविटी का मतलब ये होता है कि जैसे कि हम अपने आप को अगर हम शीशे में देखते हैं, आईने में देखते हैं, तो हमें हमारा ही चेहरा दिखाई देता है, या जिस तरीके से हम हाव भाव करते हैं वही प्रतिक्रिया हमें उधर से दिखाई देती है। यही रिफ्लेक्सिविटी होती है। गारफिंकेल ने अनुक्रमिक अभिव्यक्तियों को प्रमुख घटना माना है। यहाँ अभी और मैं जैसे शब्द अपना अर्थ इस बात पर निर्भर करते हैं कि उनका उपयोग कब और कहाँ किया जाता है। तो मैं जैसे शब्द जो हैं ये इस बात पे निर्भर करते हैं, इसका मीनिंग, कि हमको इसका उपयोग कब और कहाँ कैसे करना है। दार्शनिक और भाषाविद ऐसे शब्दों को अनुक्रमणिका कहते हैं, क्योंकि वे उस स्थिति जन्य संदर्भ को इंगित करते हैं जिसमें वे उत्पन्न होते हैं। गारफिंकेल के योगदान में से यह एक ध्यान रखना था कि ऐसी अभिव्यक्तियाँ यहाँ अभी आदि से आगे जाती हैं और समाज के सदस्यों द्वारा उत्पादित किसी भी और सभी कथनों को शामिल करती हैं। जैसा कि गारफिंकेल ने निर्दिष्ट किया है कि सूचकांकीय अभिव्यक्तियों और अनुक्रमिक क्रियाओं की स्पष्ट रूप से तर्कसंगत गुण रोज़मर्रा की जिंदगी की संगठित गतिविधियों की एक सतत उपलब्धि है। तो जो सूचकांकी की अभिव्यक्तियाँ होती हैं, अनुक्रमिक क्रियाएं होती हैं, डेली हम एक ही तरीके का कार्य करते हैं, ये सभी के सभी जो होते हैं ये रोज़मर्रा की जिंदगी की संगठित गतिविधियों की एक सतत अर्थात लगातार चलने वाली उपलब्धि होती है। ये जो है ये गारफिंकेल का कहा हुआ कोट है, जिसको आप लोग जरूर से याद रखिएगा। अनुक्रमिक अभिव्यक्तियों और उनके सदस्य आदेशित गुणों की व्यापकता का मतलब ये है कि कार्रवाई के सभी रूप उन तरीकों के माध्यम से अपनी स्वयं की समझ प्रदान करते हैं जिनके द्वारा वे उत्पादित होते हैं। अर्थात क्रिया में प्रतिबिंबता का गुण होता है, जिससे ऐसी क्रिया को उसी स्थिति के आलोक में सार्थक बनाया जाता है या जिसमें वह उत्पन्न होती है। तो इसका बहुत ही अगर सिंपल सा हम एग्जांपल दें तो हम जैसा दूसरे के साथ बिहेव करते हैं, सामने वाला भी हमारे साथ वैसा ही बिहेव या व्यवहार करता है। तो यही जो है रिफ्लेक्सिविटी होती है। हालांकि प्रासंगिक सेटिंग को कार्रवाई के लिए निष्क्रिय पृष्ठभूमि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। रिफ्लेक्सिविटी के महत्व की प्रारंभिक अंतर्दृष्टि जूरर के विचार विमर्श के अध्ययन के दौरान हुई थी। तो ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जिसमें जूरर ने जो निर्णय लिया था उसका उपयोग उन्होंने जो निर्णय ले रहे थे उसकी संभाव्यता को रिफ्लेक्सिव ढंग से व्यवस्थित करने के लिए किया जा रहा था। अन्य जांचों से पता चला कि पार्टियों को हमेशा यह नहीं पता होता कि उनके अपने फार्मूलेशन से उनका क्या मतलब है, बल्कि किसी घटना के स्थानीय क्रम के मौखिक फार्मूलेशन का उपयोग उन अर्थों को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है जो उन्हें सुसंगत अर्थ देते हैं, अर्थात एक सही मीनिंग निकालते हैं। गारफिंकेल ने घोषणा की कि व्यवहारिक क्रियाएं उनके संदर्भ में कैसे जुड़ी हैं, यह मुद्दा निवंश विज्ञान संबंधी जांच केंद्र में है।
यहाँ एक उदाहरण के रूप में एक पेशेवर कॉफ़ी चखने का उपयोग करते हुए स्वाद वर्णनकर्ता न केवल वर्णन करते हैं बल्कि एक कप कॉफ़ी के चखने पर का निर्देश भी देते हैं। तो जो अगर कोई कॉफ़ी पीता है, उसको टेस्ट पसंद है, तो वो सिर्फ अपने ही नहीं पिएगा बल्कि दूसरों को भी बोलेगा कि आप कभी टेस्ट करके देखो, बहुत टेस्टी होता है। इसलिए एक वर्णनकर्ता केवल जो चखा है उसका कार्यात्मक परिणाम नहीं है। जैसा कि यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि कॉफ़ी जो होता है वो स्वाद वर्णन करता होता है, कि टेस्ट बताता है कि हाँ ये कैसा है, अच्छा नहीं है। नहीं, यह किसी पद्धति का साम्राज्यवाद है। स्वाद जो है ये स्वाद विवर्धक का काम भी कॉफ़ी करता है, अर्थात उसको बता रहा है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है कि हाँ आखिर में इसका टेस्ट कैसा लगता है या इसके क्या फ़ायदे हैं। बल्कि विवरण और इसमें जो वर्णन किया गया है यह परस्पर निर्धारक हैं। तो स्वाद वर्णनकर्ता जो है वो कॉफ़ी कहलाएगा, या कॉफ़ी जो है वो स्वाद वर्णनकर्ता कहलाएगा। तो ये जो दोनों हैं ये दोनों एक दूसरे के लिए पैरेलली सुटेबल होते हैं। वर्णनकर्ता कॉफ़ी में अपना मतलब ढूंढकर स्पष्ट रूप से काम करते हैं और प्रत्येक का उपयोग दूसरे को अधिक स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। खेल के नियमों या सामान्य कार्रवाई में खातों के उपयोग के बारे में भी यही कहा जा सकता है कि खातों की यह संवेदनशीलता सर्वव्यापी है और इसके अर्थ के बारे में कोई इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि रिफ्लेक्सिविटी शब्द का उपयोग जो है वो विश्लेषणात्मक दर्शन में रिफ्लेक्सिव नृवंश विज्ञान में कैसे किया जाता है, जो नृवंश विज्ञान को व्यवस्थित करने में शोधकर्ता के प्रभाव को उजागर करने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से हम अगर रिफ्लेक्सिविटी की बात करें तो वो हमें, अगर नृवंश विज्ञान की बात करें तो उसमें ये बहुत ज़्यादा जोर देने की कोशिश नहीं करता है कि आखिर में इसमें जो शोध करता है वो किस प्रकार से किन बातों को किस तरीके से उजागर कर रहा है, या जिस तरह से कई सामाजिक वैज्ञानिक रिफ्लेक्सिविटी को आत्म प्रतिबिंब के पर्याय के रूप में उपयोग करते हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि ये हमारा खुद का, हम कैसा बिहेव करते हैं और उसी तरीके से दुनिया हमें देखती है। जिस समाज में हम जैसे रहते हैं, जैसा हम बिहेव करते हैं, वैसे ही सामने वाला हमें देखता है, वैसे ही हमें फीडबैक मिलता है। तो यही रिफ्लेक्सिविटी है, बहुत ही सिंपल वर्ड में अगर समझे तो। नृवंश विज्ञान के लिए संवेदनशीलता हर किसी के दैनिक जीवन की एक वास्तविक अपरिहार्य विशेषता है। तो सिंपल सी बात अगर हम देखें कि हम दैनिक जीवन में किस प्रकार से कार्य करते हैं, नहीं करते हैं, यही जो है हमें जो घटना क्रिया विज्ञान है या नृवंश विज्ञान है वो समझाने की कोशिश करता है या समझने की कोशिश करता है। सेवा पंक्तियाँ की बात की गई है, यहाँ पे इन्होंने कुछ सर्विस लाइन के बारे में कहा है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सर्विस लाइन एक की टर्म है जो कि हेराल्ड गारफिंकल के द्वारा दिया गया है। आप लोग इसको समझने की कोशिश करिए कि आखिर में क्या है। गारफिंकल ने सेवा लाइनों के चित्रण के माध्यम से अक्सर नृवंश विज्ञान विश्लेषण का वर्णन किया है। हर कोई जानता है कि एक पंक्ति में खड़ा होना कैसा होता है। आप सभी भी कभी अगर बैंक से पैसा निकालना हो या कहीं हमें टिकट लेना होता है तो हम जरूर पंक्तियों में खड़े होते हैं। कतारें हमारे रोजमर्रा के सामाजिक जीवन का हिस्सा है। वे कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें हम सभी भाग लेते हैं। जब तक हम अपने रोजमर्रा के कार्यों को अंजाम देते रहते हैं तब तक ये सारी चीजें चलती रहती हैं। हम पहचानते हैं कि जब कोई लाइन में इंतजार कर रहा है और जब हम लाइन के सदस्य होने के नाते कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे पास इसे दिखाने के तरीके होते हैं। दूसरे शब्दों में रेखाएं अचानक और नियमित लग सकती हैं, लेकिन वे एक आंतरिक सदस्य निर्मित सन्निहित संरचना का प्रदर्शन करती हैं। एक पंक्ति साक्षात एक उत्पादित सामाजिक वस्तु है। तो एक लाइन को हम ऐसा कह सकते हैं कि ये एक उत्पादित सामाजिक वस्तु है। दुर्खिमियन शब्दों में यह एक सामाजिक तथ्य है। प्रतिभागियों के कार्य स्पष्ट रूप से वे क्या हैं, जैसे कि कतार में एक स्थान पर कब्जा करना, कि अगर हम जिस लाइन में खड़े रहते हैं, अगर हमारे पीछे कोई खड़ा है और वो हमसे आगे आने की कोशिश करेगा तो हमें गुस्सा आएगा, क्योंकि हम लाइन में जहां हमारा स्थान है वहां हम खड़े हैं, दूसरा कोई उसके आगे नहीं आ सकता है। उन प्रथाओं पर निर्भर करते हैं जो प्रतिभागी निकटवर्ती क्षेत्र में दूसरे की प्रथाओं से संबंध में
करते हैं। किसी को एक पंक्ति में पहचानने के लिए या खुद को लाइन के रूप में देखे जाने के लिए शारीरिक गतिविधि और दूसरों के संबंध में शारीरिक स्थिति और उन गतिविधियों से बने भौतिक वातावरण के पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पे एक अपने से ही अलग से रूल्स रेगुलेशन बन जाते हैं। वहाँ का अगर हम कहीं भी अगर मान लेते हैं कि टिकट लेने गए हैं या बैंक से हम पैसा निकालने गए हैं, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे एक अलग से ही स्ट्रक्चर बन जाता है और फिर सब लोग उसको फॉलो करते हैं। जो पहले आया है वो पहले अपना काम करके जाएगा, फिर जो बाद में आया है वो उसके बाद जाएगा। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक एक स्ट्रक्चर वहाँ पे फॉर्म हो जाता है। यह एक और अर्थ है कि हम कार्यवाही को अनुक्रमित मानते हैं। इसे उन तरीकों से सार्थक बनाया जाता है जिसमें यह स्थिति और इससे उत्पन्न करने वाले सदस्यों की प्रथाओं से जुड़ा हुआ होता है। निवंश विज्ञानी का कार्य यह विश्लेषण करना है कि सदस्यों का चल रहा आचरण इस या उस कार्यवाही का एक घटक पहलू कैसे है। इस तरह के विश्लेषण को किसी भी प्रकार के सामाजिक मामले पर लागू किया जा सकता है, जैसे कि उदाहरण के लिए महिला होना, निर्देशों का पालन करना। तो किस प्रकार से हम निर्देशों का पालन कर रहे हैं, कोई अगर निर्देश दिए गए हैं तो सबूत पेश करना, बातचीत में भाग लेना, ये सारे जो हैं वो कुछ हमारे सामाजिक मामले देखने को आते हैं। ये विषय उस प्रकार की जांच के प्रतिनिधि हैं जो नीवंश विज्ञान को करने का इरादा है। यही सारी बातें जो हैं वो नीवंश विज्ञान जो है वो देखना चाहता है। विशेष रूप से गार्फिंकेल ने 1967 में एक ट्रांसजेंडर महिला एग्नेस पर, यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रांसजेंडर महिला थी एग्नेस, इन पर एक प्रसिद्ध केस अध्ययन किया था। गार्फिंकेल ने कामुकता को सदस्यों की व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से एक व्यवहारिक और चल रही उपलब्धि के रूप में देखा था और इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि कैसे एग्नेस एक सामान्य के रूप में पारित हुई इस निरंतर जोखिम के बावजूद उसे एक ट्रांससेक्सुअल के रूप में प्रकट किया जा रहा है या जाएगा। उनको पता था कि जब हमारे पे केस स्टडी हो रही है तो ये मैटर बाहर भी आएगा, तो फिर भी वो उस चीज़ के लिए मेंटली तैयार थी। उल्लंघनकारी प्रयोग की बात हेराल्ड गार्फिंकेल ने की है। आखिर में ये क्या है, इसको हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। एक समाजशास्त्री जॉर्ज स्ट्रिटजर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। तो एक समाजशास्त्री जॉर्ज स्ट्रिटजर के अनुसार उल्लंघनकारी प्रयोग ऐसे प्रयोग हैं जहां सामाजिक वास्तविकता का उल्लंघन उन तरीकों पर प्रकाश डालने के लिए किया जाता है जिनके द्वारा लोग सामाजिक वास्तविकता का निर्माण करते हैं। तो कभी कभी होता है कि हम कुछ फैक्ट्स को दबाने की कोशिश करते हैं ताकि दूसरे जो फैक्ट्स हैं या दूसरी जो सच्चाई है, वास्तविकता है, वो सामने आए। ये हम लोग अपने घरों में भी करते हैं कि हम लोग एक सच्चाई को पहले छुपा देंगे ताकि सामने वाले से हम लोग दूसरी सच्चाई सुन सकें। तो इस तरीके की बात, इसी को उल्लंघनकारी प्रयोग कहते हैं। जॉर्ज स्ट्रिटजर गार्फिंकेल के काम में उन्होंने अपने छात्रों को बुनियादी निवंश विज्ञान के उदाहरण प्रदान करने के लिए उल्लंघनकारी प्रयोगों का प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जब हमें एक वास्तविकता को तो हमें पता है कि वास्तविकता, लेकिन जब हम इसको छुपाएंगे तभी हमको दूसरी वास्तविकता पता चल पाएगी। तो इन्होंने अपने जो छात्र थे उनको काफ़ी प्रोत्साहित किया था उल्लंघनकारी प्रयोग करने के लिए। गार्फिंकेल के अनुसार ये प्रयोग महत्वपूर्ण है क्योंकि वे हमें सामाजिक रूप से मानकीकृत देखे लेकिन ध्यान नहीं दिए गए अपेक्षित रोजमर्रा के दृश्यों की पृष्ठभूमि विशेषताओं को समझने में मदद करते हैं। तो ऐसी समाज में बहुत सारी सच्चाई होती है जो कि हमें दिखाई नहीं दे देती है, क्योंकि जो सच्चाई हमें दिखाई देती है उसके पीछे की सच्चाई कुछ और होती है। तो इसी के लिए हेराल्ड गार्फिंकेल कहते हैं कि हम इस सच्चाई को पहले छुपा के हम लोग उसके पीछे की सच्चाई क्या है उसको जानने की कोशिश करेंगे। उनकी पुस्तक स्टडीज़ इन एथनोमोडोलॉजी से गार्फिंकेल के उल्लंघनकारी प्रयोगों में से एक उदाहरण यहाँ पे देखने को मिलता है। आप लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, आप लोग देख सकते हैं। ये केस 3 है, इसमें उनकी बुक में लिखा गया है। शुक्रवार की रात मैं और मेरे पति टीवी देख रहे थे। इसको आप लोग समझने की कोशिश करिएगा इस एग्जाम्पल को कि शुक्रवार की रात मैं और मेरे पति टीवी देख रहे थे। मेरे पति ने टिप्पणी की कि वह थके हुए थे। मैंने पूछा, आप थके हुए कैसे हैं? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या बस ऊब गए हैं?
जैसे कि अगर हम सिंपली बोलें कि हम थके हुए हैं, तो थके होने का आखिर में मीनिंग क्या है? कि आप क्या बहुत ज़्यादा काम कर लिए हैं तो शरीर से थक गए हैं, या फिर आपका मन थक गया है, या आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हैं, ऊब गए हैं, इसलिए थकान सा लग रहा है। तो उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मुख्यतः मैं शारीरिक रूप से थक गया हूँ। उनकी वाइफ कहती हैं कि आपका मतलब है कि आपकी मांसपेशियों में दर्द है या आपकी हड्डियों में? अब यहाँ पे देखिए किस प्रकार से हम एक सच्चाई को साइड कर रहे हैं और दूसरी सच्चाइयों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि हम शारीरिक रूप से थके हुए से लग रहे हैं, उनको ऐसा लगा। उनकी वाइफ कह रही हैं कि आखिर में आपका मतलब क्या है? कि आपकी मांसपेशियों में दर्द है या फिर आपकी हड्डियों में दर्द है? समझने की कोशिश करिए आप लोग। अब मतलब फिजिकल जो हमें टायर्डनेस लग रही थी, जो हमारा शारीरिक रूप से थकान है, उसमें भी दो पहलू निकल के आता है कि हमारी हड्डियां दर्द कर रही हैं या फिर मांसपेशियां दर्द कर रही हैं। फिर वो कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इतना तकनीक मत बनो, मीन्स इतना ज़्यादा कुरेद कुरेद के मत पूछो। अभी यहाँ पे ये एक और इसका उसी में बोलते हैं कि इन सभी पुरानी फिल्मों में एक ही तरह का पुराना लोहे का बिस्तर है। ये जब इनके पति कहते हैं कि इन सभी पुरानी फिल्मों में एक ही तरीके का पुराना लोहे का बिस्तर है, तो आप देखिए इनकी वाइफ कैसे इनसे कुरेद के और सवाल कर रही हैं कि आपका क्या मतलब है? क्या आपका अभिप्राय सभी पुरानी फिल्मों से है, या उनमें से है, कुछ से है, या केवल उनमें से जो आपने देखी है? तो इन्होंने कहा कि सभी पुरानी फिल्में, इन सभी पुरानी फिल्मों में एक ही सा पुराना लोहे का बिस्तर है। तो आखिर में वाइफ ये पूछ रही है कि आपने जितनी देखी, सभी पुरानी फिल्मों की बात कर रहे हैं, या फिर आपने जितनी देखी है फिल्में सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं? क्योंकि जितनी देखे हैं उतने का ही एक्सपीरियंस रहेगा, उतने का ही अनुभव रहेगा। तो जितनी देखी है उसी की बात कर रहे हैं, या उनमें से भी आप कुछ की बात कर रहे हैं, या सभी की बात कर रहे हैं? इन सारे में से आखिर में क्या है? कोई एक बात बताइए। तो ये कहते हैं कि आपके साथ आखिर में क्या मामला है, आप जानते हैं कि क्या मेरा मतलब है? वो बोलते हैं कि आखिर में इसको पूछने का मतलब क्या है, आपको पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो वाइफ कहती है कि काश आप अधिक विशिष्ट होते, अर्थात स्पेसिफिक होते, आप क्लियरली बता सकते कि आखिर में आप किसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको भी नहीं पता है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। ऐसे कहते हैं कि आप जानते हैं कि मेरा मतलब क्या है, अब बंद करो, जो भी ये डिस्कशन है अभी बंद करो। तो आज समाजशास्त्र की कुछ पाठ्य पुस्तकें अक्सर सुझाव देती हैं कि उल्लंघनकारी प्रयोग जो है वह शोध पद्धति है जिसका उपयोग निवंश विज्ञानी कार्रवाई के सामाजिक संगठन का पता लगाने के लिए करते हैं। अर्थात जो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी उल्लंघनकारी प्रयोग है, ये निवंश विज्ञानी जो हैं वह अक्सर करके इसका प्रयोग करते हैं पता लगाने के लिए वास्तविकता का। हालांकि गारफिंकेल के लिए ब्रीचिंग प्रयोग ज़्यादातर एक शिक्षण उपकरण है जिसे वह एथनोमेट्रोलॉजी के कार्यक्रम में ट्यूटोरियल अभ्यास के रूप में वर्णित करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों ये हेराल्ड गारफिंकेल के बारे में आप लोग ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके होंगे, लेकिन मुझे लगा कि थोड़ा कंटेंट जो है उनके बारे में और भी बहुत सारे हैं जो आप लोगों तक शायद नहीं पहुँच पा रहे होंगे, तो उसको मैंने यहाँ पे प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो आप लोग लाइक किया करिए, कमेंट करके हमें बताया करिए, अपने दोस्तों में शेयर किया करिए। धन्यवाद।